हेलो एवरीवन, दिस इज़ गुरप्रीत कौर हियर। ये वीडियो मैं शालिग्राम प्रजापत सर की गाइडेंस में बना रही हूँ। इस वीडियो में हम लोग नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर्स पर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं वो सीखेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दो डेटा सेट दिए हुए हैं। फर्स्ट डेटा सेट में हमें n1 और n2 की कुछ वैल्यूज़ दी हैं। n1 की वैल्यू है 0.5452 e रेज़ टू द पावर -99। जो 0.5452 है वो एक मेंटीसा वाला पार्ट है, उसे मेंटीसा कहते हैं। और जो e रेज़ टू द पावर -99 है ये एक्सपोनेंट की पावर -99 है। हमारे n1 ये है और n2 0.5424 e रेज़ टू द पावर -99 है। जब हमें दोनों में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो जो मेंटीसा वाला पार्ट है वो एज इट इज सब्ट्रैक्ट होगा, जैसे नॉर्मली हम लोग किसी भी कैलकुलेशन में करते हैं। बट जो एक्सपोनेंट है उसमें हमें ये याद रखना है कि एक्सपोनेंट दोनों ही केसेस में सेम होना चाहिए। मीन्स जो एक्सपोनेंट की पावर है वो सेम होनी चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन में -99 और -99 है। जब हमने n1 और n2 को माइनस किया तो हमारा रिजल्टेंट आया 0.0028। ये मेंटीसा वाला पार्ट नॉर्मली सब्ट्रैक्ट हुआ है और जो एक्सपोनेंट की पावर है वो सेम रहती है, e रेज़ टू द पावर -99। सेकेंड ऑपरेशन जो हमको परफॉर्म करना है वो है मल्टीप्लिकेशन। इसमें n1 की वैल्यू है 0.111 e रेज़ टू द पावर 151 और n2 की वैल्यू है 0.4444 e रेज़ टू द पावर 50। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो हम जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। जो हमारा n1 और n2 है, जो मेंटीसा वाला पार्ट है उसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे और जो एक्सपोनेंट है उनको ऐड करेंगे। जब हमने दोनों मेंटीसा को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 0.493284 और जो मेंटीसा वाला पार्ट एक्सपोनेंट वाला पार्ट था 151 और 50, जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो आया आंसर 201। जो 201 है वो अंडरफ्लो की कंडीशन है, बिकॉज 99 से जो भी बड़ा नंबर होता है वो अंडरफ्लो की कंडीशन में जाता है और -99 से जो भी छोटे नंबर के एक्सपोनेंट्स होते हैं वो इनरफ्लो की कंडीशन में जाते हैं। अब ये जो 0.049328 आंसर है ये बहुत बड़ा है, मीन्स इसमें बहुत सारे डिजिट्स हैं पॉइंट्स के बाद, जबकि हमने पढ़ा है कि पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट्स होने चाहिए जितने डिजिट्स नॉर्मली n1 या n2 में गिवन है। n1 और n2 में 0.5452 डिजिट्स गिवन है और यहाँ पर 7 to 8 डिजिट्स गिवन है। तो हम इसे ट्रंकेट कर सकते हैं या फिर राउंड ऑफ कर सकते हैं। ये हमारी विश के ऊपर है कि हम ट्रंकेट करना चाहते हैं या राउंड ऑफ करना चाहते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन में ट्रंकेट कर रहे हैं तो हमें सारे ही क्वेश्चंस में ट्रंकेट करना है। अगर हम n1 की वैल्यू या n2 की वैल्यू किसी भी वैल्यू को ट्रंकेट कर रहे हैं तो हमें रिजल्टेंट को भी ट्रंकेट ही करना है। देन हमारा नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन में n1 की वैल्यू है 0.9998 e रेज़ टू द पावर 1 और n2 की वैल्यू है 0.1000 e रेज़ टू द पावर -99। जो डिवीजन है इसमें दोनों ही वैल्यूज़ को, मेंटीसा की दोनों ही वैल्यूज़ को हम नॉर्मली डिवाइड करेंगे। जो एक्सपोनेंट है उसमें ये ट्रिक है कि एक्सपोनेंट की पावर -99 है, मीन्स जो n2 है वो -99 है और जो n1 है वो 1 है। -99 मीन्स वेरी स्मॉल डिजिट, मीन्स इतना छोटा कि उससे अगर डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इन्फिनिटेसिमली बहुत बड़ा आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमने अगर डिनोमिनेटर को छोटा लिया तो हमारा आंसर बड़ा आएगा और अगर डिनोमिनेटर को बड़ा लिया तो आंसर छोटा आएगा। तो इसमें हमने डिनोमिनेटर को बहुत छोटा लिया तो हमारा आंसर बहुत बड़ा आएगा। सो सिंस n2 इज वेरी क्लोज टू 0, द रिजल्ट विल बी एक्सट्रीमली लार्ज एंड इफेक्टिवली इनफाइनाइट। हैंस वी कंसिडर इट टू बी 0, इसलिए हम इसको 0 कंसिडर कर लेंगे। इसमें हमें एक नोट याद रखना है कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंड ऑफ का हमेशा याद रखना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? 0 के बाद जितने भी ये नंबर्स हैं हम इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे। जैसे इस केस में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस केस में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर मैं 0.9998 के बाद 3 जीरोज और लगा देती हूँ तो न्यूमेरिकली इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉइंट के बाद आप जितने भी जीरोज लगाओ उससे आपके नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे तो उसमें फ़र्क पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ का ध्यान रखना है। However, since the question does not specify the number of significant figures required, पर इस क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें अगर हम इसमें नहीं भी करते हैं तो भी चल जाएगा। जो सेट 2 है, डेटा 2 है, उसमें हमें n1 और n2 की वैल्यू 0.5452 e रेज़ टू द पावर 3 माइनस 0.5424 e रेज़ टू द पावर 3। इसमें भी e रेज़ टू द पावर 3 e रेज़ टू द पावर 3 सेम है, तभी हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हमें ये नोट याद रखना है कि जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो एक्सपोनेंट की पावर सेम हो, और अगर एक्सपोनेंट की पावर सेम नहीं है तो हम डेसिमल को शिफ्ट करके या तो एक्सपोनेंट को बढ़ाएंगे या तो एक्सपोनेंट को कम करेंगे, बट दोनों को सेम बनाएंगे।
जब हमने n1 और n2 को माइनस किया तो हमारा रिजल्टेंट आया 2.8। इसमें भी एक्सपोनेंट की पावर 3 ही आएगी, मीन्स आंसर विल बी द सेम। जो आंसर इसमें है, जो एक्सपोनेंट की पावर क्वेश्चंस में है, दोनों नंबर्स में है, वही एक्सपोनेंट की पावर आंसर में भी होगी। देन मल्टीप्लिकेशन में हम दोनों ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो एक्सपोनेंट की पावर है उनको ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई या डिवाइड में एक्सपोनेंट की पावर सेम होना नेसेसिटी नहीं है। 9.006 आंसर आ रहा है और e रेज़ टू द पावर -6 आ रहा है। ये जो है वो रॉन्ग है बिकॉज ये डिवाइड का आंसर था, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे और इसको कर लेंगे 0.0137097 e रेज़ टू द पावर 25। अब ये जो आंसर है, इस आंसर में बहुत सारे डिजिट्स हैं, तो हम उन डिजिट्स को या तो ट्रंकेट कर सकते हैं या तो फिर अगर हम नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर के कंसेप्ट से देखें तो ये जो वैल्यू है ये बहुत छोटी है। हमें वैल्यू या तो 0.1 से लेकर 1 के बीच में लाई करवानी है, तो हम इसका एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.13709 और e रेज़ टू द पावर जो है, क्योंकि नंबर हम लोगों ने बड़ा किया तो एक्सपोनेंट हमको कम करना पड़ेगा। नंबर बड़ा तो एक्सपोनेंट छोटा और एक्सपोनेंट बड़ा तो नंबर छोटा। अभी हम लोग नंबर को बढ़ा रहे हैं तो हम एक्सपोनेंट को कम करेंगे तो e रेज़ टू द पावर 24 हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड में n1 और n2 0.99898 e रेज़ टू द पावर -5 और 0.1000 e रेज़ टू द पावर 98। अब इसमें एक और कैच है कि जो 98 है वो बहुत बड़ा है, मीन्स डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है। मैंने अभी पहले ही आपको बोला था जब डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा तो आंसर बहुत छोटा आएगा। तो जब डिनोमिनेटर की पावर 98 है विच इज़ वेरी लार्ज, तो हमारा इफेक्टिवली आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें भी सेम ही नोट है, हमें नोट याद रखना है कि हमें या तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करना है तो सारे ही केसेस में करना है, n1 में भी करना है, n2 में भी करना है, और अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें किसी में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आगे वॉच करते रहो और आगे नेक्स्ट भी क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस पे, तो उस पर भी ध्यान रखना।